Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dongar College, Bikaner. In this presentation, I will explain biosynthesis of chlorophyll. इस प्रस्तुतिकरण में मैं पर्णहरित के जैव संश्लेषण के बारे में चर्चा करूंगा. In this first video, I will explain mechanism up to synthesis of aminolevulinic acid. इस प्रथम वीडियो में मैं अमीनोलेवुलिनिक अम्ल के संश्लेषण तक इस प्रक्रिया को समझाऊंगा. The chlorophyll biosynthesis takes place within the chloroplast. पर्णहरित का जैव संश्लेषण हरित लवक के भीतर संपन्न होता है. A plentiful amino acid glutamate acts as precursor for chlorophyll biosynthesis. पर्णहरित के जैव संश्लेषण के लिए एक बहुतायत से पाया जाने वाला अमीनो अम्ल ग्लूटेमेट या ग्लूटामिक अम्ल पूर्वगामी पदार्थ के रूप में कार्य करता है. For biosynthetic reactions, glutamate is converted into glutamyl tRNA in presence of ATP in a two-step reaction catalyzed by enzyme glutamyl tRNA synthetase. जैव संश्लेषण अभिक्रियाओं में भाग लेने से पूर्व ग्लूटेमेट ग्लूटामाइल tRNA में परिवर्तित होता है. यह अभिक्रिया एटीपी की उपस्थिति में संपन्न होती है और यह एक द्विपदीय अभिक्रिया है जो दो पदों में पूर्ण होती है और इसका उत्प्रेरण ग्लूटामाइल tRNA सिंथेटेज नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है. In this figure, the first step is synthesis of glutamate, synthesis of glutamyl tRNA from glutamate. तो इस चित्र के अंदर यह पहला पद जो प्रदर्शित किया गया है, इसमें ग्लूटामेट से ग्लूटामाइल tRNA के संश्लेषण को बताया गया है. तो यद्यपि यहां पर इसे एक ही पद में प्रदर्शित किया गया है, although in this figure this reaction is shown in one step, but actually this is a two-step reaction. लेकिन वास्तव में यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है. ग्लूटामेट is a 5 कार्बन अमीनो एसिड. ग्लूटामेट एक 5 कार्बन अमीनो अम्ल होता है. नंबरिंग starts from this carbon, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4 and carbon 5. यदि इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ COH ग्रुप है, देन यहाँ पर CH और NH2 ग्रुप है, यानी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है और अमीनो समूह भी जुड़ा होता है. यह कार्बन CH2 के रूप में होता है, यानी कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं. यह भी CH2 होता है, यानी कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और अंत में COH समूह या कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है. The amino group and carboxyl group here are attached to carbon number 2 and this carbon number 2 is also known as alpha carbon. ग्लूटामिक अम्ल में अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह दोनों ही कार्बन नंबर 2 पर संलग्न पाए जाते हैं और इस कार्बन नंबर 2 को अल्फा कार्बन भी कहा जाता है. So, in presence of enzyme glutamyl tRNA synthetase, this glutamate is converted into glutamyl tRNA. That is, a tRNA is attached to carboxyl carbon of glutamate. तो इस एंजाइम ग्लूटामाइल tRNA सिंथेटेज के द्वारा ग्लूटामेट को ग्लूटामाइल tRNA में परिवर्तित किया जाता है. इस अभिक्रिया में एक tRNA अणु आकर के ग्लूटामेट के कार्बोक्सिल कार्बन से जुड़ जाता है. Then the activated alpha carboxyl group linked to tRNA via a reactive ester bond is then reduced by NADPH to glutamate 1 semi-aldehyde in a reaction catalyzed by enzyme glutamyl tRNA reductase. तो जो ग्लूटामाइल tRNA का निर्माण होता है यह वस्तुतः ग्लूटामेट को सक्रिय करने के लिए होता है. ग्लूटामाइल tRNA is formed to activate glutamate molecule and now the activated alpha carboxyl group, that is carboxyl group attached to alpha carbon, this is activated by binding with a tRNA molecule.
अर्थात अल्फा कार्बन पर यानी कार्बन नंबर 2 पर जो कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है, यह कार्बोक्सिल समूह अर्थात अल्फा कार्बोक्सिल समूह, चूंकि यह अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह एक टीआरएनए अणु के साथ जुड़ करके सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। यह टीआरएनए अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप से एक रिएक्टिव एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। यह टीआरएनए इस अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन से एक एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ऑल्दो दिस एस्टर बॉन्ड इज नॉट शोन इन दिस फिगर, यद्यपि यह एस्टर बॉन्ड इस चित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है। यह ग्लूटामाइल टीआरएनए अब अगले पद में ग्लूटामेट 1 सेमी एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इन नेक्स्ट स्टेप दिस ग्लूटामाइल टीआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट 1 सेमी एल्डिहाइड। दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन। यह एक अपचयन या अपचायक अभिक्रिया है और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में NADPH प्रयोग में आता है। अपचायक एजेंट के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस अभिक्रिया में NADPH को प्रयुक्त किया जाता है और ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। अर्थात कार्बन नंबर 1 पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है, यह एल्डिहाइड समूह में परिवर्तित हो जाता है और टीआरएनए इस अणु से मुक्त हो जाता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूटामाइल tRNA is converted into aldehyde group and tRNA is released from this molecule. So this molecule is now known as glutamate 1 semi-aldehyde. Glutamate 1 semi-aldehyde is abbreviated as GSA, इसको संक्षिप्तीकृत रूप में GSA कहा जाता है और यह अभिक्रिया यानी ग्लूटामाइल tRNA से ग्लूटामेट 1 सेमी एल्डिहाइड का निर्माण जो होता है, यह ग्लूटामाइल tRNA रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है और ग्लूटामाइल tRNA रिडक्टेज एंजाइम को संक्षेप में GTR कहा जाता है। The GSA, that is glutamate 1 semi-aldehyde, is rapidly converted to delta aminolevulinic acid or ALA by enzyme GSA aminotransferase. तो यह GSA या glutamate 1 semi-aldehyde अगले पद में डेल्टा अमीनोलेवुलिनिक एसिड या ALA में परिवर्तित हो जाता है और यह अभिक्रिया GSA aminotransferase एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। So here in this figure A, B and C, they refer to enzymes which catalyze these reaction. A therefore is glutamyl tRNA synthetase, B is glutamyl tRNA reductase and C is GSA aminotransferase. इस चित्र में जो A, B और C प्रदर्शित किए गए हैं, यह उन एंजाइम्स के नाम हैं जो इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। So A से तात्पर्य है ग्लूटामाइल tRNA synthetase, B से तात्पर्य है ग्लूटामाइल tRNA रिडक्टेज और C से तात्पर्य है GSA aminotransferase। तो GSA aminotransferase की उपस्थिति में अर्थात ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड aminotransferase की उपस्थिति में GSA या ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड डेल्टा अमीनोलेवुलिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। That is the amino group present at this carbon shifts to carbon number 5 in this molecule. So here sequence of numbering also changes. Here this becomes carbon number 1, this carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5. That is now amino group is attached to carbon number 5 of delta aminolevulinic acid. तो इस ALA में एमिनोलेवुलिनिक एसिड में कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग भी विपरीत हो जाती है। अब यह कार्बन नंबर 1 होता है, यह 2, यह 3, यह 4 और यह 5। यदि संपूर्ण संरचना की बात करें सो COH, here it is CH2, that is 2 hydrogen atoms are attached to carbon. Here also it is CH2, 2 hydrogen atoms are attached to carbon. Here only one carbon is present and here again it is CH2, that is carbon is attached with 2 hydrogen atoms and same carbon is also attached to amino group and this carbon to which this keto group is attached. So this reaction is an example of a rare intramolecular transaminase in which the amino group formerly
on carbon 2 of glutamate is transferred to carbon 5 in a reaction that requires cofactor pyridoxamine phosphate. तो यह जो अभिक्रिया है यानी ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड से डेल्टा अमीनोलेवुलिनिक अम्ल का निर्माण है, यह एक रेयर इंट्रामोलिकुलर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है, अर्थात यह बहुत कम पाई जाने वाली अंतः आणविक अमीनो समूह स्थानांतरण अभिक्रिया है। यानी इस अभिक्रिया में अमीनो समूह का स्थानांतरण उसी अणु के भीतर एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर हो जाता है। So in this reaction, amino group which is present on carbon 2 of glutamate is transferred to carbon 5 in a reaction that requires cofactor pyridoxamine phosphate. तो इस अभिक्रिया में जो ग्लूटामेट में कार्बन नंबर 2 पर अर्थात अल्फा कार्बन पर अमीनो समूह उपस्थित था, वह अमीनो लेवुलिनिक एसिड में यह कार्बन नंबर 5 पर स्थानांतरित हो जाता है। तो यह लेवुलिनिक अमीनो लेवुलिनिक अम्ल जो निर्मित होता है वह ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड से निर्मित होता है, और ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड में भी यह अमीनो समूह जो होता है वह कार्बन नंबर 2 पर उपस्थित होता है। तो यहां कार्बन नंबर 2 से यह अमीनो समूह अमीनो लेवुलिनिक अम्ल में कार्बन नंबर 5 पर स्थानांतरित हो जाता है। यानी इसी अणु के भीतर यह अमीनो समूह इस स्थान से स्थानांतरित होकर के अगले कार्बन पर चला जाता है, और यहां जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वह इस कार्बन पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी उसी अणु के भीतर अमीनो समूह का स्थानांतरण एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर हो रहा है, यानी अंतः आणविक अमीनो समूह का स्थानांतरण इस अभिक्रिया में होता है। और इस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट एक सहकारक के रूप में आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक अम्ल का निर्माण ग्लूटामेट के द्वारा होता है। सो इन दिस वे डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूटामेट। Alternatively, delta amino levulinic acid or 5-amino levulinic acid can also be synthesized by amino acid glycine and succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A is an intermediate of Krebs cycle. The reaction is catalyzed by enzyme delta amino levulinic acid synthase, which is also known as ALA synthase. Although this reaction takes place only rarely, and most commonly ALA, that is amino levulinic acid, is synthesized by glutamate as we have discussed in previous slide. एक विकल्प के रूप में डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक अम्ल का निर्माण या 5 अमीनो लेवुलिनिक अम्ल का निर्माण अमीनो अम्ल ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को एंजाइम ए के द्वारा भी किया जा सकता है। सक्सिनाइल को एंजाइम ए क्रेब्स चक्र का एक मध्यवर्ती पदार्थ है। यह अभिक्रिया डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक अम्ल सिंथेस नामक एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिसे ALA सिंथेस एंजाइम भी कहा जाता है। यद्यपि यह अभिक्रिया कभी कभी ही ALA के संश्लेषण के लिए काम में ली जाती है, सामान्यतः ALA अर्थात अमीनो लेवुलिनिक अम्ल का निर्माण ग्लूटामेट के द्वारा ही होता है, जैसा कि हमने पूर्व की स्लाइड में अध्ययन किया था। So this figure represents how delta amino levulinate is formed by glycine and succinyl coenzyme A. So this is succinyl coenzyme A, this is glycine. They condense together in presence of enzyme ALA synthase to form delta amino levulinic acid. तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन परस्पर संघनित होकर के डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और यह अभिक्रिया ALA सिंथेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और कोएंजाइम ए निर्मुक्त होते हैं। इन दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड comes from carboxyl group of glycine, whereas coenzyme A comes from coenzyme A, which is attached with succinyl coenzyme A. कार्बन डाइऑक्साइड जो निर्मुक्त होती है वह ग्लाइसिन में उपस्थित
कार्बोक्सिल समूह से आती है, जबकि निर्मुक्त हुआ कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जो कोएंजाइम ए उपस्थित होता है वह निर्मुक्त होता है। यह अभिक्रिया भी वस्तुतः 2 पदों में पूर्ण होती है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स एज शोन इन दिस फिगर, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। The condensation of glycine and succinyl coenzyme A takes place in presence of NAD, ATP and pyridoxal phosphate, resulting into formation of an unstable enzyme-bound intermediate compound known as alpha-amino-beta ketoadipic acid. So this is the first reaction. Succinyl coenzyme A and glycine condense together in presence of 3 cofactors. तो पहली अभिक्रिया में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन का संघनन होता है और यह संघनन 3 सहकारकों की उपस्थिति में होता है। These 3 cofactors are first pyridoxal phosphate, second NAD and third is ATP. यह जो 3 सहकारक इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं वह है पहला pyridoxal phosphate, दूसरा NAD और तीसरा ATP। तो इस संघनन के द्वारा अर्थात ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के संघनन के द्वारा जो पदार्थ निर्मित होता है वह एक अस्थायी पदार्थ होता है जो एंजाइम के साथ जुड़ा रहता है, अर्थात अभिक्रिया के पश्चात एंजाइम से पृथक नहीं होता है और यह जो पदार्थ निर्मित होता है यह होता है अल्फा अमीनो बीटा कीटो एडिपिक एसिड। So this is an unstable enzyme bound intermediate compound which is formed as a result of first reaction. Then in next step, the alpha amino beta ketoadipic acid is decarboxylated in presence of enzyme ALA synthase to form delta amino levulinic acid. अगली पद में या अगली अभिक्रिया में अल्फा अमीनो बीटा कीटोएडिपिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण होता है, अर्थात इस पदार्थ में जो कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है इस कार्बोक्सिल समूह से कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त हो जाती है और अल्फा अमीनो बीटा कीटो एडिपिक अम्ल डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। Both these reaction, that is first reaction and second reaction, that is formation of alpha amino beta ketoadipic acid and formation of delta amino levulinic acid, both are catalyzed by enzyme ALA synthase. यह दोनों ही अभिक्रियाएं ALA synthase या amino levulinic अम्ल synthase एंजाइम के द्वारा ही उत्प्रेरित की जाती है। तो इस प्रकार से ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम A मिलकर भी डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। So in this way glycine and succinyl coenzyme A can also form delta amino levulinic acid. Now in chlorophyll biosynthesis, next is conversion of amino levulinic acid into protoporphyrin 9. पर्णहरित जैव संश्लेषण की प्रक्रिया में अब अगला पद ALA का अर्थात अमीनो लेवुलिनिक एसिड का प्रोटोपोरफायरिन 9 में परिवर्तन होता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।